हेलो क्लास ए, गुड मॉर्निंग बच्चों। और बच्चों, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और हम देख रहे थे सिविक्स का चैप्टर 1, जो कि लास्ट ही अब हमारा बचा है। और हम पढ़ रहे थे हमारा लोकतंत्र। उसमें हमने बहुत सी चीज़ें इस चैप्टर से सीखी हैं। हमने जाना कि लोकतंत्र क्या है। उसके बाद हमने चुनाव के बारे में जाना, चुनाव की प्रक्रिया क्या है वो हमने देखा। तो इस तरह से और किस किस तरह वोटिंग होती है, चुनाव किस तरह होते हैं, किस तरह से प्रतिनिधित्व खड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। फिर आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग मौलिक अधिकार यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उनके बारे में आज हम सीखेंगे। तो हमारे भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक भारतीय नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार, कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, जैसे नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार। ये अधिकार जो हैं वो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं और ये लोकतंत्र का दूसरा आधार होते हैं। इसमें ये अधिकार जो हैं वो हमें लोकतंत्र के द्वारा दिए जाते हैं। ये अधिकार हम सभी व्यक्ति को, ये हर एक आम व्यक्ति के लिए भी ये अधिकार होता है, जिसे कि जो कि लोकतंत्र के द्वारा दिया जाता है और जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अब इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कोई भी बात कहने का, इससे पहले भी मैंने बताया है कि हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने का पूरी तरह से स्वतंत्रता है, पूरी तरह से उसको अधिकार है कि वो अपनी बातों को व्यक्त कर सकता है या अपनी बातों को सन्मुख रख सकता है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि न्यायालय या संसद के विरोध वो कोई भी मानहानि का कोई वो दावा नहीं कर सकता है। अधिकार तो संसद के द्वारा, संविधान के द्वारा, लोकतंत्र के द्वारा ही ये मौलिक अधिकार जो हैं व्यक्तियों को दिए गए हैं, मगर इनके लिए कोई भी भारतीय नागरिक को ये अधिकार नहीं है कि आप इसके लिए संसद के लिए या न्यायालय के प्रति आप कोई तरह का मानहानि का दावा आप नहीं कर सकते हैं। यदि सरकार जनता की बात नहीं सुनती है तो जनता उसका विरोध सभाओं, प्रदर्शन, जुलूस, आंदोलन के द्वारा करती है। बच्चों, मैं एग्जाम्पल इस चीज़ को दूंगी कि आपने इस चीज़ को देखा होगा कि जब भी जनता को अपनी कोई भी बात भारत से संसद से या अपने संविधान में रखनी होती है या सरकार के द्वारा मनवानी होती है, तो क्या करते हैं लोग, जनता क्या करती है, सभाओं में प्रदर्शन करती है या जुलूस निकलवाती है। आपने देखा है जुलूस निकाले जाते हैं, कई लोग भीड़ रोड पे निकलते हैं, आंदोलन किए जाते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, प्रदर्शनी की जाती। मतलब ये सारी चीज़ें वो लोग इसलिए करते हैं कि लोगों के ऊपर ये सारी चीज़ें जब ज़्यादा लोग मिलकर, जब आप देखते हो 100 की संख्या, 200 की संख्या में मिलकर लोग जुलूस निकाल रहे हैं और कोई अपनी बातों को रख रहे हैं, तो सरकार पर दबाव पड़ता है और सरकार पर दबाव पड़ता है तो सरकार को उनकी बातें सुननी होती, माननी होती है या कोई उस परेशानी का, उस समस्या का उनको कोई हल निकालना होता है, जिससे कि जो जनता है, जिनको समस्या है, वो संतुष्ट हो सके और शांत हो सके। ठीक है, तो ये वो लोग अपनी इसके द्वारा आंदोलन निकाल सकते हैं या प्रदर्शन या किसी भी तरह का जुलूस निकाल सकते हैं, मगर उसमें भी क्या है, किंतु ये आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्ण होना चाहिए। आप देखते हैं वो जुलूस निकालते हैं तो बहुत से लोग तो हैं जो स्कूल, कॉलेज, आप यूनिवर्सिटी वगैरह देखे होंगे, यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है या वहाँ पर जुलूस निकालते हैं, रोडों पे आ जाते हैं, मगर एक तरीका है सब चीज़ों का। उसको आप एक तरीके से करेंगे तो सरकार आपकी बात मानेगी। उसका ये तरीका नहीं होना चाहिए कि आप कुछ लोग क्या करते हैं, इसके विरोध में प्रदर्शन करते हैं। सार्वजनिक संपत्ति यानी कि जो सार्वजनिक संपत्ति हम किसे कहेंगे, जो हमारी रेलगाड़ियाँ हैं, बसें हैं, उसमें क्या करते हैं, तोड़ फोड़ करने। आपने देखा होगा अक्सर, आपने अगर नहीं भी देखा, आप न्यूज़ में देख रहे हो, न्यूज़पेपर में आप अक्सर पढ़ते हो कि ये बात नहीं मानी गई सरकार ने, तो
तोड़-फोड़ कर दिया गया, ट्रेनें जला दी, बस जला दी, शीशे फोड़ दिए गए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ऐतिहासिक इमारतों को क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान। आप देखते हैं जो जगह-जगह पे चौराहों पर महापुरुषों के जो स्टैचूज़ लगे होते हैं, मूर्तियाँ बनी होती हैं, उनको क्या करते हैं, उनको जलाने फुकाने लगते हैं, या उनके सामने कोई महापुरुष की फ़ोटो लगा के, पोस्टर लगा के उसको जलाने फुकाने लगते हैं, या उसको चिपका देते हैं, कुछ उनके लिए ख़राब लिख देते हैं। तो इस तरह का विरोध या इस तरह का जुलूस प्रदर्शन उनको करने का अधिकार नहीं होता है। हाँ, आपको सरकार के लिए या अपने न्यायालय में अपनी बात को रखने के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, मगर उसका एक तरीका है। आप जुलूस निकालिए, आप धरना प्रदर्शन कीजिए, मगर शांतिपूर्ण ढंग से, ताकि आपकी वो चीज़ को सरकार तक, न्यायालय तक पहुंच भी जाए और आपकी बातों को मान भी लिया जाए, आपकी समस्या का हल भी निकाल लिया जाए। अगर आप इस तरह से लड़ाई झगड़ा करके, विद्रोह करके, बसें जलाकर या किसी तरह से क्षति पहुंचाकर जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनको आप नुकसान, क्षति पहुंचाते हैं, तो ये कहीं से आपका सही नहीं होता है, और इस तरह से तो फिर वो चीज़ बिगड़ जाती है, ना कि आपकी बात मानी जाएगी। तो इस तरह का ये बताया गया है कि मौलिक अधिकार हमें दिए तो गए हैं, हम उसके लिए स्वतंत्र भी हैं, मगर उसमें भी कुछ नियम कानून हैं जो हमें मानने होते हैं। अब एक व्यक्ति जो है वो काकी से पूछता है कि अगर हम मौलिक अधिकार जो है, कोई हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो हमें क्या करना चाहिए। हाँ, तो बताती हैं कि नागरिकों के स्वतंत्रता, समानता एवं अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व न्यायालिका पर होता है। जनता का समान न्याय दिलाना हेतु न्यायपालिका को सरकार के दबाव नियंत्रण से मुक्त कराना चाहिए। यानी कि नागरिकों की जो भी स्वतंत्रता है या उनकी समानता है, उनका अधिकार की जिम्मेदारी जो होती है वो न्यायपालिका की होती है, और न्यायपालिका को ये पूरी तरह से जो व्यक्ति हैं, हम नागरिक हैं, भारत के जो नागरिक हैं, उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए न्यायपालिका को कार्य करना होता है। अगर ये भारतीय के नागरिक जो अपनी जुलूस निकाल के जिस तरह से भी अपने बातों को रखते हैं, तो न्यायपालिका का ये कर्तव्य होता है, ये दायित्व बनता है कि वो सरकार पर दबाव डाल के अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाएं और क्या करें, जनता के कार्यों को, जनता की बातों को सुनकर, समझकर उसका समस्या का हल जो है वो निकाल सकें। इस तरह से स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। अब उसमें से एक व्यक्ति पूछता है कि मीडिया या संचार के बारे में बहुत सुना गया है, ये मीडिया या संचार ये क्या है। तो काकी वहाँ से बताती हैं कि कल मतलब वो एक कहानी सी बता रही हैं कि आपने देखा होगा कि टेलीविज़न पर या रेडियो पर हम क्या सुनते हैं, हम बैठकर कहीं की भी बातें, कहीं के भी समाचार जो है वो कहीं भी सुनते हैं। अब भारत का जब इंडिया का मैच होता है तो हम वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, मगर हर एक व्यक्ति अपने टीवी से, रेडियो से, मोबाइल से, मतलब जिस तरह से भी सुविधा होती है, जिस माध्यम से वो कर सकते हैं, वो उसको देखते हैं, सुनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो वो बताती हैं कि इस तरह से हम एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के माध्यम से, संचार और मीडिया, ये सारे लोग के माध्यम से हम एक तरह से दूसरी बातों को सुन सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि कल इंडिया का मैच चल रहा था, तो सब लोग ने देखा और बहुत खुशियाँ मनाई। जब इंडिया जीत जाती है, भारत हमारा जीतता है, तो बहुत खुशियाँ मनाते हैं, पटाखे बजते हैं। हमने ये लाइव नहीं देखा, मगर हमने किसके माध्यम से, टीवी, टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट या न्यूज़पेपर या रेडियो, ये सारे चीज़ के माध्यम से हमने वहाँ की सारी चीज़ों को देखा, और इसी तरह से कोई भी चीज़ का प्रचार प्रसार जो होता है वो संचार या मीडिया के माध्यम से करते हैं। तो
उन्होंने बताया कि ये सारी एक ज़रिया है। हाँ, चाहे वो टेलीविज़न हो, रेडियो हो, अखबार हो, पत्र पत्रिका हो, बैनर हो, पोस्टर हो, ये सब क्या है, संचार या मीडिया के ही सब माध्यम होते हैंगे। अब इन्हीं के माध्यम से हम कोई भी चीज़ का प्रचार प्रसार हम करते हैं। आपने देखा है कि कोई भी चीज़ का प्रचार निकलता है, आप टीवी देखते हो, एडवर्टाइजमेंट देखते हो, तो कोई भी व्यक्ति आपके पास नहीं आकर बोलता है, मगर वो ये सारी चीज़ों के माध्यम से अपनी चीज़ का, या कोई भी वो व्यापार कर रहा है या किसी भी चीज़ का वो प्रचार प्रसार करता है, और ये सारी चीज़ों के माध्यम से वो सारी बातें हम तक पहुंचती हैं, और उनका प्रचार प्रसार, उनकी चीज़ों का, उनके बिज़नेस का, चाहे व्यापार हो चाहे कुछ भी हो, उनका प्रचार प्रसार होता है। तो इस तरह से उन्होंने मीडिया और संचार का जो चीज़ें होती हैं, क्या है मीडिया, क्या है और संचार क्या है और क्या माध्यम है, ये इनके बारे में काकी ने उन सबको अच्छे से समझाया। फिर कुछ वर्ष पहले की बात है कि जमालपुर गांव में रघु काका को कई महीने की पेंशन नहीं मिली थी। उन्होंने शहर जाकर अखबारों में यह खबर छपवाई। खबर पढ़कर पेंशन विभाग में खलबली मच गई। अब ये क्या बताया जा रहा है, ये एक अलग चीज़ बताई जा रही है। अभी तो क्या बताया गया कि मीडिया बताया गया। अब ये मैं बता दूं, मीडिया और ये जो संचार है, ये लोकतंत्र का चौथा आधार है। ठीक है, पहला हमने देखा था लोकतंत्र है, दूसरा फिर हम देखे थे कि मौलिक अधिकार जो है वो लोकतंत्र का दूसरा आधार है, फिर तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा आधार है। अब ये चौथा आधार क्या है, संचार या मीडिया, ये जो है वो चौथा आधार है। अब मीडिया और संचार की बात तो हमें समझ में आ गई। अब यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि हम जो हैं वो न्यायालय या सरकार के विरोध में नहीं कर सकते, मगर ये अगर कभी कभी कोई कमियां या कोई गलतियां हो जाती तो हम उनसे इन सब के माध्यम से, मीडिया के सब के माध्यम से हम उस गलती को उन तक पहुंचा सकते हैं, ताकि वो उस चीज़ का हल निकालें। जैसे कि कुछ वर्ष पहले उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति थे जिनकी पेंशन, वो गांव में रहते थे और उनकी कई समय से पेंशन नहीं आ रही थी। अब वो गांव में रहकर कुछ नहीं कर पाए थे। जब वो शहर आए तो उन्होंने अखबार में, न्यूज़पेपर में इस खबर को छपवाया। अब जब न्यूज़पेपर उन्होंने छपवाया तो ये खबर जो है, जब वो पेंशन विभाग वालों ने पढ़ा तो वहाँ पर क्या हुआ, खलबली सी मच गई। अब इससे क्या हुआ, जब वहाँ पे खलबली मच गई तो उनके जांच करने वालों ने जब जांच करी तो वहाँ ये जो पेंशन विभाग वाले, उनकी ही गलती सामने आई। तो इससे क्या नतीजा क्या हुआ कि काका को तुरंत ही वहाँ से उस विभाग से पत्र भेजा गया कि आप तुरंत आइए और जो भी आपकी पेंशन बकाए रह गई है, जो बची रह गई है, वो आकर तुरंत आप प्राप्त करें। तो ये एक ज़रिया दिखाया जा रहा है, अखबार, न्यूज़पेपर या ये सब मीडिया, ये संचार, ये सब एक ज़रिया है जो व्यक्ति अपनी बातों को कह सकता है सरकार तक या न्यायालय तक। अगर वही चीज़ वो व्यक्ति जिनको पेंशन इतने समय से नहीं मिल रही, अगर वो व्यक्ति अभी सिर्फ लोगों से ही कहते या जाकर अपने में ही रखते या किसी व्यक्ति से कहते तो उनकी बातों को कोई मतलब नहीं होता, नहीं। और कोई भी व्यक्ति सीधे सरकार से या सीधे जाकर हाई कोर्ट में नहीं बोल सकता है। तो इस तरह से उन्होंने क्या तरीका अपनाया, उन्होंने अखबार, न्यूज़पेपर में ये खबर को छपवा दी। और जब ये बातें जो हैं न्यूज़पेपर से, इस न्यूज़पेपर के माध्यम से जब ये सारी चीज़ें पढ़ी गई, सुनी गई, तो जो विभाग वाले थे पहले जांच करता है और उन्होंने जब पेंशन विभाग वालों को जब सारी चीज़ें चेक करी तो उसमें इन्हीं की गलती निकली। और इसका परिणाम ये हुआ कि तुरंत इसका क्या नतीजा निकला कि उनको पत्र भेजा गया और उस व्यक्ति को बुलाया गया कि आप अपनी आकर पेंशन ले सकते हैं। तो ये माध्यम दिखाया जा रहा है कि इस तरीके से लोग अपनी बातों को उन तक पहुंचा सकते हैं सरकार तक, और सरकार को उनके बातों को मानना होता है। अब लोकतंत्र क्या है, अब वहाँ के व्यक्तियों को ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ गई है कि लोकतंत्र लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही बनाया गया है। ये एक ऐसा शासन है जो लोगों से बना है, लोगों के लिए बना है और लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। मगर अब उसमें भी क्या बताया जा रहा है कि लोकतंत्र जो है वो बना तो दिया गया है, मगर इसका
अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है। ठीक है, इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि लोकतंत्र तो बना दिया गया है, नियम कानून बना दिए गए हैं, लोगों को उसको मानना है ये बता दिया गया है, सारे तरीके बता दिए गए हैं, चुनाव की प्रक्रिया बता दी गई है, हमारे मौलिक अधिकार बता दिए गए हैं, सारी चीज़ बता दिए गए। मगर उसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी नागरिक अगर अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक ना हो, हाँ, उसको नहीं मालूम है कि हमारे क्या कर्तव्य हैं या क्या हमें करना है, तो ये लोकतंत्र का सही मायने में इसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि प्रत्येक नागरिक जो है वो अपने कर्तव्यों को और अपने दायित्व के प्रति जागरूक रहे, वो स्वयं निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, और ये सभी तभी संभव हो सकता है जब वह शिक्षित होगा और जागरूक होगा। शिक्षित व्यक्ति को न केवल अपने देश की समस्याओं को पूरी तरह से समझने की बुद्धि होती है, बल्कि उसको सुलझाने के लिए किस तरह से वो अपना योगदान दे, ये भी एक शिक्षित व्यक्ति ही समझ सकता है। आपने देखा है, जब ऐसे नहीं है कि जो व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको कुछ भी नहीं आता होगा या उसको नॉलेज नहीं है। इंसान दुनिया में रह के जब दुनिया में रहता है या देख के सीखता है, हर एक व्यक्ति, हर इंसान सीखता है, और उसे हर तरह की नॉलेज, जानकारी जो है वो होती जाती है और उसको नॉलेज आती जाती है, हर तरह की उसको नॉलेज होती है। नहीं पढ़े लिखने वाले को भी सही तरह से सभी नॉलेज होती है, मगर इसका सही तरीका ये नहीं होता है, क्योंकि जो एक शिक्षित व्यक्ति जिस तरह से जागरूक रहेगा, वो एक अशिक्षित व्यक्ति वो उस तरह से जागरूक नहीं हो पाएगा। जब भी आप देखते हो, आप वोटिंग होती है, एक शिक्षित व्यक्ति समझ सकता है कि कौन सी पार्टी या कौन से उत्तरदायित्व जो खड़े हुए हैं, कौन उनके देश के लिए या उनके समाज के लिए कौन सही होगा, वो सही चुनाव करने की क्षमता रखेंगे। और जब वो कोई भी अशिक्षित व्यक्ति होगा तो वो ये नहीं देखेगा, वो ये नहीं समझ पाएगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो सही चला पाएगा। बस वो वो बहकावे में वो देखेगा कि जहाँ 4 लोग दे रहे हैं, 4 लोग ने उनको दिया तो हाँ मैं भी उसको, मेरे 4 दोस्तों ने उस व्यक्ति को दिया है तो मुझे भी उस व्यक्ति को देना है। आगे क्या सही है क्या गलत है वो व्यक्ति नहीं समझ पा रहा, क्योंकि उसके पास जानकारी तो है, वो नॉलेज तो रखता है उस चीज़ की, मगर एक सही तरीके से जहाँ उसको एक नॉलेज उसकी होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, वो चीज़ उसको नहीं होती है। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी हर एक कर्तव्यों के लिए, अपने सभी कर्तव्यों के प्रति क्या रहे, जागरूक रहे, और उसके साथ ही साथ अपने देश की, अपने समाज की समस्याओं को समझे, और समझने के साथ साथ उसको सुलझाने के लिए वो अपना क्या योगदान दे सकता है वो इस चीज़ को करे। इसलिए शिक्षित व्यक्ति किसी के बहकावे में आकर वोट भी नहीं देता है, मैंने अभी आपको बताया, और अपने विवेक से, अपने सही सूझबूझ से, समझ बूझ कर वो अपने वोट को देता है। इसीलिए लोकतंत्र को सफल बनाने में शिक्षा का महत्व जो है वो सबसे अधिक है, और तभी लोकतंत्र जो है वो मजबूत भी रह सकता है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, अब है सर्वधर्म समभाव। ये है लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा के अतिरिक्त नागरिकों के परस्पर धार्मिक सद्भावना का होना भी आवश्यक है। यानी कि अभी ये तो बता दिया गया कि व्यक्तियों को, नागरिकों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ ही साथ उन्हें अपने धर्म के प्रति सद्भावना रखना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उन्हें पथ निरपेक्षता की भावना होना उनके अंदर ज़रूरी है, जिसका अर्थ ये होता है कि सभी व्यक्ति को अपने अपने विश्वास के अनुसार धर्म का पालन व प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। अब कोई भी व्यक्ति शिक्षित है, मगर उसके साथ साथ उसे अपने धर्म के प्रति भी थोड़ा सद्भावना रखनी होगी, तभी वो अपने अपने विश्वास के अनुसार क्या करेंगे, अपने धर्म का पालन भी करेंगे और अपने उसके प्रचार प्रसार भी वो कर सकते हैं। आपने देखा है यहाँ लोग, भारत में या हम अपने गोरखपुर की ही बात करें तो यहाँ हर धर्म के, हर तरह के लोग रहते हैं, और सारे धर्म के लोग जो हैं वो अपने अपने विश्वास में अपने धर्म को मानते हैं, और उसके साथ ही साथ
उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। तो इस तरह से भी क्या होता है, लोकतंत्र जो है वो सही तरीके से चलता है। हर एक व्यक्ति जब विश्वास में रहेगा, धर्म के सद्भावना में रहेगा, तो वो थोड़ा सा सोच समझ कर चलेगा। ठीक है, सोच समझकर विचार करके हर एक कार्य को, अपने कर्तव्य को, अपने अधिकार को सही तरीके से कर पाएगा, और उसके साथ ही साथ उसे अपने धर्म से भी संबंधित सारी चीज़ों की स्वतंत्रता होगी। धर्म के आधार पर राज्य नागरिकों को कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अब धर्म के आधार पर कोई भी राज्य नागरिकों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करता है, ना करेगा, और आपने देखा होगा करे भी नहीं जाते हैं। कोई भी भेदभाव ऐसा नहीं है कि एक धर्म के अगर हम त्यौहार की बात करें तो एक धर्म को ऊपर रखा जाता है या एक धर्म को नहीं माना जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पूरी तरह से स्वतंत्रता है कि हर एक धर्म के व्यक्ति अपने अपने धर्म को माने, और उन्हें पूरी इस तरह की छूट दी जाती, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। फिर राज्य किसी भी धर्म को विशेष प्रोत्साहन नहीं देगा। आपने देखा है कि हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारा देश, भारत देश, कोई भी एक धर्म को विशेष प्रोत्साहन नहीं देता है, क्योंकि यहाँ हर एक धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ आपने सिख भी देखा है, हिंदू भी देखा है, मुस्लिम्स भी देखा है, क्रिश्चियंस भी देखा है। कोई भी आपने ऐसा नहीं देखा है कि कोई एक धर्म को ज़्यादा प्रोत्साहन किया जा रहा है या प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो इसलिए ये नहीं किया जाएगा। फिर हमारा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानताएं। अब इसमें क्या समानताएं क्या हैं? लोकतंत्र समाज पर आधारित शासन व्यवस्था है। ठीक है, विगत कई शताब्दियों से के हमारे समाज में अनेक प्रकार की असमानताएं विद्यमान हैं, जैसे कि धर्म, जाति, लिंग पर आधारित भेदभाव हमारे समाज व्यवस्था पे प्रभावित करता है। हमने क्या देखा, हमारे समाज में कई समानताएं जो मतलब होने के बावजूद भी बहुत सी असमानताएं पाई जाती हैं। असमानताएं मतलब कि अलग अलग, असमानताएं मतलब अलग अलग, जैसे कि मैंने बताया कि हर अलग अलग धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। लिंग की बात हम करें तो आपने देखा है स्त्री, पुरुष, बच्चे, सब तरह के लोग यहाँ जो है वो रहते हैं। तो इस तरह से हमारी सामाजिक व्यवस्था को ये सारी चीज़ें जो है वो प्रभावित करती हैं। लोकतंत्र इस भेदभाव को समाप्त करके सभी को समान अवसर प्रदान करने पर जोर देता है। हमारा जो लोकतंत्र है वो ये सारी चीज़ों के भेदभाव को क्या करता है, समाप्त करता है। आपने देखा, जैसे मैंने अभी पूरा चैप्टर हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि कोई तरह का भेदभाव नहीं करता, कोई धर्म को लेकर भेदभाव नहीं किया जाता है, ना ही लिंग को लेकर, जाति को लेकर, महिला हो या पुरुष, ये सारी चीज़ों को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इसलिए लोकतंत्र का उद्देश्य यही है कि ये सारे भेदभाव को समाप्त करके सभी को एक समान अवसर जो है वो प्रदान किया जाए। उसके बाद ये तो सामाजिक समानता हो गई। अब उसके बाद आर्थिक समानता। यदि देश में आय का असमान वितरण होगा, यानी कुछ लोग बहुत अमीर हैं या कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो लोकतंत्र व्यवस्था जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। अब आर्थिक स्थिति की, आर्थिक चीज़ों की हम बात करें, अगर कोई चीज़ कोई लोग बहुत ही अमीर हैं या कोई लोग बहुत ही गरीब हैं, तो इस तरह से क्या किया जाता है, इस तरह की समानता रहेगी तो लोकतंत्र जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। तो इसलिए आर्थिक समानता प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पसंद के अनुसार व्यवसाय चुनने के आधार पर अनुसार होता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को ये पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है कि वो अपनी इच्छा, अपनी पसंद के अनुसार अपने व्यवसाय को चुने और अपने उसके अनुसार वो कार्य कर सके। ठीक है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ बहुत ही गरीब कोई हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहे छोटा चाहे बड़ा कोई ना कोई व्यवसाय अपने अनुसार वो करता है, जिससे कि उसके घर, उसकी दिनचर्या चल सके, उसका घर परिवार जो है वो चल सके। तो ये पूरी तरह से ये कोशिश आपने देखा है कि हमेशा सरकार कोई ना कोई चीज़ का निकालती है, वैकेंसी निकाल रही है कि हर एक ज़्यादातर लोग क्या हो सके, रोज़गार उन्हें मिल सके। जो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं तो उनके लिए व्यवसाय है, आप ये उनको छूट दी रहती है। आपने देखा है सब्ज़ी का ठेला लगाते हैं, कुछ लोग दुकानें खोलते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं। तो इस तरह से उनको ये छूट दी रहती है, उनको स्वतंत्रता है इस चीज़ की कि वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने व्यवसाय को चुन सकते हैं। क्योंकि कोई भी बहुत ज़्यादा अमीर या बहुत ज़्यादा व्यक्ति अगर हमारे
देश में रहेगा, तो उस तरह से लोकतंत्र की व्यवस्था जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए आर्थिक रूप से भी ये असमानताएँ जो हैं उनको ख़त्म करके समानता लोगों को देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि लोगों में समानता बनी रहे आर्थिक रूप से भी, और हमारा लोकतंत्र जो है वो मजबूत बन सके। उसके बाद राजनीतिक समानता क्या है? राजनीतिक समानता का अर्थ है कि समाज के सभी व्यक्तियों को एक समान मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार तथा सरकार में कोई भी पद पाने का अधिकार प्राप्त हो। राजनीतिक समानता क्या बताई गई है कि इस राजनीतिक समानता का यह अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति समाज में उसको पूरा ये समान मताधिकार, यानी कि वोट देने का, चुनाव लड़ने का और वोट देने का पूरी उनको समान अधिकार उनको हो। फिर चुनाव लड़ने का भी उनको अधिकार है। कोई भी व्यक्ति, आप इतने सक्षम हैं तो वो खड़े हो सकते हैं। सरकार के द्वारा कोई भी वैकेंसी, कोई भी पद निकलता है तो कोई भी व्यक्ति उसमें क्या कर सकता है, अपना अधिकार प्राप्त कर सकता है या उस पद को वो पा सकता है। ये कोई एक ऐसे, आपने देखा होगा जो भी वैकेंसियाँ निकलती हैं, नियुक्तियाँ निकलती है तो उसमें ये नहीं, उसमें कोई लिंग या कोई भी जाति का या इस तरह से कोई विशेषता नहीं दी जाती है हर एक जन के लिए। हाँ, वो है कैटेगरी में बांट दिया जाता है, वो अलग चीज़ है कि जनरल कर देते हैं, ओबीसी कर देते हैं, एसटी कर देते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी जातियां हैं जो थोड़ी सी पिछड़ी हैं तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उन्हें आगे करने के लिए कुछ उन्हें छूट दे दी जाती है ताकि वो भी उनमें भी समानता बनी रहे। ये भी क्या है, समानता बनाने का एक माध्यम है कि समानता बनी रहे। हाँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक विशेष पर जोर नहीं दिया जाता है कि हाँ तो इसी एक जाति को ही ये पद जो है वो मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति को बराबर से अधिकार प्राप्त होता है। अब महिलाओं का क्या अधिकार है? कानून में समक्ष समानता, लिंग के आधार पर मतभेद न करना, समान कार्य के लिए समान वेतन देना। हाँ, जो भी महिलाएं समान कार्य कर रही हैं, जो जेंट्स के बराबर काम कर रही, तो उनको भी उतने ही समान वेतन उनको मिलना, कार्य के लिए उपयुक्त और मानवीय वातावरण बनाना और प्रसूति लाभ सुनिश्चित करना। इस तरह से महिलाओं को भी बहुत से अधिकार जो हैं वो दिए गए हैं, जो कि महिलाएं जो हैं उनको करती हैं और महिलाओं का अधिकार है कि वो उसको ले सकती हैं। फिर लोकतंत्र का भविष्य, अब इसमें कुछ चुनौतियां भी दी गई हैं। हम सबको अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए ज़रूरी है कि हम सही नेता का चुनाव करें। ये हमारे लिए एक चेतावनी है। लोकतंत्र का भविष्य क्या बताया जा रहा है कि हमारे सामने एक ये चेतावनी है कि हम सभी को अपनी स्थितियों को सुधारने के लिए ये ज़रूरी है कि सही नेता का हम चुनाव करने में सक्षम हो सकें। यदि उन्हें सही नेताओं का चुनने के लिए ठीक विकल्प नहीं मिलता है या वो अगर सही विकल्प नहीं चुन पाते हैं तो इससे भी लोकतंत्र का जो भविष्य है वो लोकतंत्र हमारा कमज़ोर पड़ सकता है। हमारा भविष्य, हमारे समाज का भविष्य जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम इस चीज़ के लिए सक्षम रहें कि हमें सही नेता को चुनना है, सही व्यक्ति को, सही उत्तरदायित्व को हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए चुनना है और कार्य को करवाना है। ठीक है, तो बच्चों ये पूरा मैंने चैप्टर आज आपको समझा दिया है। क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको PDF बना के भेज दूँगी, आप अपनी फेयर कॉपी में उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। सिविक्स के लिए आप कोई अलग कॉपी मत बनाइएगा, क्योंकि लास्ट ईयर तक मैंने अलग सिविक्स और हिस्ट्री की अलग कॉपी ही बनती थी, तो उसमें फिर ये हो गया है कि बहुत से पेजेस रह जाते हैं या बच जाते हैं या तो कॉपी रहती थी, तो मुझे ये लगता था कि आपको भी सुविधा होगी इसलिए मैं करती थी। पर अब आप एक ही कॉपी में उसको पार्टीशन उसमें कर दीजिएगा। हाँ, और ज़्यादा आप देखते हो कि हिस्ट्री में आपके ज़्यादा चैप्टर्स हैं तो हिस्ट्री का आप ज़्यादा कर लीजिएगा और सिविक्स के लिए आप कम चैप्टर्स हैं उसके लिए कम जगह छोड़ दीजिएगा। बीच में आप बुक मार्क लगा दीजिएगा जिससे कि आपका समझ में आ जाए कि ये सिविक्स का पोर्शन है और ये हिस्ट्री का। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर मैंने आपको समझा दिया। एक और चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ, आदर्श आचार संहिता। आपको इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है आदर्श आचार संहिता क्या है।
ठीक है। तो मैं इसको बहुत उससे समझा दे रही हूँ कि जब होते हैं, चुनाव के समय एक सूची बनाई जाती है, ठीक है, और उस सूची में बहुत से नियम कानून जो हैं वो लिखे होते हैं। एक सूची बनाई जाती है और उसमें नियम कानून लिखे होते हैंगे, और इन नियम कानून को उन उत्तराधिकारी को जो भी उत्तराधिकारी, ये मतलब जो भी चुनाव में जो राजनीतिक दल, जो भी पार्टी खड़ी है, जो भी उम्मीदवार खड़े हैं, उनको वो सारे नियम कानून को मानना होता हैगा। और ये चुनाव आयोग के द्वारा, ये सूची जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा ही बनाई जाती है, और इसी सूची को आदर्श आचार संहिता कहा जाता है। और इसको हर एक उम्मीदवार को, हर एक राजनीतिक दल को मानना, उसके नियम कानून मानना ज़रूरी होता है, ठीक है बच्चों। तो अगर आप इस चीज़ को याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आपके अगर आता है कि आदर्श आचार संहिता क्या है, तो आप उसमें लिख सकते हो कि चुनाव आयोग के द्वारा एक चुनाव के समय में एक सूची बनाई जाती है जिसमें कई तरह के नियम कानून लिखे होते हैं, और जो भी व्यक्ति, जो भी राजनीतिक दल, जो भी उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़े होते हैं, उन्हें उस सूची के अंदर जो भी नियम कानून लिखे होते हैं उन्हें मानना उनको ज़रूरी हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो अब ये हमारा लोकतंत्र, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और मैं इसका क्वेश्चन आंसर आपको भेज दूँगी और कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में अपना नया चैप्टर देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।